स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे करते हैं और यहाँ पे आते हैं विजुअलिटी पे। नमस्कार साथियों, शिक्षा साथ की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। अगर हम लोग लास्ट क्लास में क्रिएटिविटी समझ रहे थे जिसमें मेजरमेंट समझा था, और फिर हमने एक ने टेक्निक्स का बताया था कि किन तरीकों से हम क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिसमें मैंने नाम लिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हम आज उसी की बात करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले चैनल पर जितने भी लोग हो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कराइए, जिससे मेरी भी क्रिएटिविटी बढ़े और मैं नए तरीक़ों से भी बढ़ाने की कोशिश करता रहूँ। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और हम आते हैं सीधे ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसको हम मंथन विधि भी कहते हैं या इसको मानसिक झंझावात भी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन ध्यान देना कि इंग्लिश में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कहते हैं, ठीक है। तब ये क्या होता है, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करने का एक टेक्निक्स है जो कि ग्रुप टेक्निक्स है, और अधिकतम संख्या में नए अलग अलग आइडियाज़ को हम क्रिएट करते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। और ध्यान देना, इस विधि को डेवलपमेंट किया था एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने, ठीक। तो यहाँ पे जानने के लिए दो चीज़ें थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, डेवलपमेंट किसने किया था। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि समूह में बिना किसी आलोचना के अधिक से अधिक विचार उत्पन्न करना। जैसे यहाँ पे मान लो कई बच्चे हैं और हम हर बच्चे से कह रहे हैं कि बताओ, तो आपको झिझक खाए बिना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आइडिया दे देंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है, ठीक। अब इसमें देखो, यही मैंने कहा ना कि इसे मस्तिष्की तूफान या विचार मंथन, जिसमें विचारों की संख्या और विविधता पे जोर दिया जाता है। ध्यान देना कि हम क्वालिटी पे बाद में ध्यान देते हैं, हम गुणवत्ता पर फोकस नहीं करते। हमारा मेन टारगेट होता है कि वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, कि कितनी ज़्यादा चीज़ें बता पा रहा है, ठीक। अब इसके अगर हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल की बात कर लें तो ऑसबॉर्न ने इसके 4 सिद्धांत दिए। हाँ, वो हैरी ऑसबॉर्न मत समझ लेना स्पाइडरमैन वाला, ठीक। ये साइकोलॉजी वाले हैं। तो नो क्रिटिसिज्म, सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाए, तो उसका कोई भी आइडिया को हम तुरंत गलत या बेकार नहीं कह देंगे। अब अगर हम तुरंत पहले ही पहले उसने बोला कुछ और हम टोक दिए, तो फिर वो रुक जाएगा कि अरे यार पहले पे ही रोक दिए, आगे क्या बोलूँ, सब पे रोक देंगे। तो क्या होगा कि हम उसको कोई आलोचना नहीं करेंगे, उसको कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तू बोल, पहले बोल। जैसे होता है ना, कई बार जब आप गंभीर चर्चा कर रहे होते हैं तो कोई आपको टोकता नहीं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि आपको टोका नहीं जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। आपकी क्यों? क्योंकि हम आपकी क्रिएटिविटी को निखारना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी खुल के सामने आए, ठीक है। अगला इसमें आएगा स्वतंत्र, फ्री विलिंग, यानी स्वतंत्र सोच। कितना भी आप अजीब या असामान्य विचार हो, कितना भी क्रेजी आइडिया हो, वो माउंटेन ड्यू पी के तूफानों की तरह लड़ जाने वाला भी हो ना, देन भी हम क्या करेंगे कि ठीक है, तुम दो हमें, हम जानना तो चाहते हैं ना कि तुम बोलो। कि जैसे कई बार क्या होता है कि कपल्स में जब लड़ाई हो जाती है तो लड़का जो गुस्से में आ जाता है, लगता है बोलने, और गर्लफ्रेंड जो होती है वो एकदम शांत समझदार होती है, वो जानती है कि अच्छा तू बोल, मैं सब गिन के रखूंगी, बात के चुन चुन के बदला लूंगी। तो उसमें तो आप अपने गुस्से में सारी चीज़ें बोल देते हैं कि हाँ तुम हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की हो, तबाह की हो, नहीं तो मैं कहाँ जी रही हो रहा होता टाइप का। फिर वो बाद में चुन चुन के एक बदला लेती है। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद वो नहीं है। कपल से हम बाहर आते हैं, हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि कितना भी उसका जो क्रिएटिविटी वो दिखा रहा, जो भी उसके आइडियाज़ हैं, कैसा भी हो, हम सुनेंगे, हम उसको अवॉइड नहीं कराएंगे। तीसरी चीज़ होती है कि क्वांटिटी पे हम पहले फोकस करते हैं, ना कि क्वालिटी पे, ठीक है। क्योंकि हम इसमें क्या होते हैं कि जितने अधिक आइडियाज़ उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, बाद में क्वालिटी चेक होती है। ऐसा नहीं कि हम क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, बट बाद में प्रोडक्शन को भी हम चेक कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ये 4 आए, ओके, तो ये दोनों काम के यहाँ रख लो, इन दोनों को भगा दो। जैसे घर में जब आप काम लगाते हैं तो मजदूर आता है, तो जो मजदूर ज़्यादा वर्क करता है कम समय में, हम उसी को रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं ना। सिंपल सी चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर कोई चीज़ है तो हम पहले नहीं वो मना करेंगे। सिंपल से देखो, एक सिंपल सा तरीका है ऑसबॉर्न का कि बच्चा जो कर रहा है पहले करने तो दो, रिकॉर्ड तो मैं रख ही रहा हूँ ना, तो बाद में देखता हूँ, पहले तू कर क्या कर सकता है, सीधी सी बात है। फिर लास्ट इसमें होता है कम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स, कि दूसरे के आइडियाज़ जोड़कर सुधार कर नए आइडियाज़ बनाना। जैसे कि देखो क्लास, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं, कई बच्चे हैं ना, हम हर बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं।
तो फिर हम क्या करेंगे कि उनके कौन-कौन से आइडियाज़ जोड़कर या हम सुधार करके नए आइडियाज़ बना सकते हैं। अगर याद हो तो मैंने क्रिएटिविटी में एक चीज़ ये भी बताया था कि अगर कोई बहुत पुरानी चीज़ है, पुराने तरीके से यूज़ की जा रही है, आप उसको नए तरीके से अगर न्यू वे में भी रख देंगे, तो वो भी क्रिएटिविटी का हिस्सा माना जाता है कि आपने उसको बदल दिया ना उसका तरीका, दैट्स वो भी क्रिएटिविटी में आएगा। फिर अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो प्रक्रिया होती है, ये समझ लीजिए सबसे पहले क्या होती है कि समस्या का प्रॉब्लम डेफिनिशंस बताई जाती है कि स्पष्ट रूप से हम प्रॉब्लम बताएँगे, तभी तो विचार देंगे ना। आपके सामने अगर कोई समस्या ही ना आ जाए और आप लोग जब आपका दोस्त मेरे दोस्त आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो दोस्तों के साथ प्रॉब्लम सॉल्व क्यों हो जाती है? वो सॉल्यूशन नहीं बताते हैं, वो इतना उसका मज़ा ले लेते हैं इतने तरीके से कि आप उस समय प्रॉब्लम से हट जाते हैं। बट हमें यहाँ नहीं हटना है, हमें उस चीज़ को समस्या है, यानी हमें प्रॉब्लम को समझना है। फिर सभी सदस्य बिना रुके आइडियाज़ देते हैं, यानी हम जितना ज़्यादा आइडिया दे सकते हैं। फिर हम सभी आइडियाज़ को लिखते हैं और देन हम लास्ट में उनको मूल्यांकन करते हैं, यानी इवैल्यूएशन करते हैं, तो उन आइडियाज़ को हम चेक करते हैं और चुन लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। यहाँ पे मैंने कुछ 7, 8, 10 टॉपिक रखे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि एक क्रिएटिव बालक की। तो शुरू के तो 4 मैंने वही रख दिए हैं जो क्रिएटिविटी के तत्व हैं। जैसे कि क्यूरियोसिटी हो गई कि ऐसे बच्चे जो होते हैं बार-बार प्रश्न पूछते रहते हैं। अगर ऐसा है तो कैसा होगा? ऐसा होता तो क्यों होता? ये होता तो ना होता, वो होता तो क्यों होता? ठीक? मौलिकता होती है उनके अंदर, वो उनके जो थॉट्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। फ्लुएंसी होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं। अब देखो, अब ये कुछ नई चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कल्पना शक्ति। इनके अंदर इमेजिनरी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान देना, इमेजिनरी पावर कह रहा हूँ, डे ड्रीमिंग नहीं। डे ड्रीमिंग अलग चीज़ हो जाती है, उसको किसी दिन समझा दूँगा। तो ये क्या होता है कि तुरंत जैसे समस्या क्रिएट हुई तो उसका एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं और वहाँ पे कहानी बनाना, चित्र करना, कुछ भी करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंडिपेंडेंस होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, अपने विचारों पे विश्वास रखते हैं, दूसरों के दबाव पे नहीं आते हैं, चाहे जितना सामने वाला कह दे ना, ना, ना मैं ही हूँ। मतलब खुद की आइडेंटिफाई रखते हैं कि स्वतंत्र हैं हम। फिर इनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, नए प्रयोग करने से डरते नहीं हैं, गलती होगी तब भी तो सीखेंगे, इनके दिमाग में ये रहता है। ठीक है? समस्या के प्रति सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जल्दी समस्या पहचान लेते हैं, जहाँ दूसरों को भी समस्या नहीं दिखती, इनको पहले ही दिख जाएगी कि आने वाले दिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि प्रॉब्लम को पहले से ही समझ सकते हैं। इनका क्या होता है कि फोकस बहुत अच्छा होता है। किसी काम में क्या होता है, अगर गहराई से लग जाते हैं तो घंटों तक एक ही चीज़ में लगे रहेंगे अंटिल वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। यानी एक बार बैठ गए, उठा लिया टॉपिक, तभी रुकेंगे जब उसको हम ख़त्म कर लेंगे। देन होती है फिर हास्य भावना, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये चीज़ों को अलग तरीके से देख के मज़ेदार बनाते हैं, यानी कह सकते हो कि अपनी क्रिएटिविटी का ये फुल यूज करते हैं। तो ये मोस्टली 7-8 मैंने यहाँ पे बता रखी है। आप बुक पढ़ेंगे तो और भी मिलेंगी, बट ये बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना एग्जाम में आ जाता है। अगर आपको 6-7 पॉइंट भी याद है, अगर 10 नहीं याद है, 15 नहीं याद है, मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में हमेशा शॉर्ट आंसर में ही आता है। तो 6 नंबर या 5 नंबर, 4 नंबर जो भी आएगा, तो 6-7 भी आपको अगर याद है, 6-7 ना भी याद हो, देखो 4 तो आपको याद रखना ही है कि एलिमेंट्स जो क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट्स हैं उनको तो आप दिमाग में रखेंगे। 4 वो हो गए, 4-5 याद कर लेना। तो बहुत ईज़ी तरीका है कि एक ऐसे बालक की विशेषताएँ समझना जिसके अंदर क्रिएटिविटी भर-भर के है। तो यहाँ पे हमारा क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बार हम थोड़ा-सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने सृजनात्मकता का कॉन्सेप्ट समझा। अगर एक बात में हम सिंपल से हम कहा जाए कि कोई नवीन चीज़ की हमने रचना की, ठीक है, जिसमें नवीनता हो, मौलिकता हो, ठीक है, उपयोगिता हो, तो वो हम क्रिएटिविटी के हिस्से में रखते हैं। इसके जो जनक रहे हैं, हम हैं E.L. टोरेंस रहे हैं, ठीक है। फिर हमने इसके एलिमेंट्स देखे हैं, जिसमें है फ्लुएंसी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या था, ओरिजिनलिटी और इलेब्रोशन। फिर हमने इसके स्टेजेस पढ़े, ऑसबॉर्न का द्वारा, नहीं, ग्राहम वेल्स का दिया हुआ, सॉरी ग्राहम वाल्स। फिर हमने इसके मापन पढ़ा, जिसमें हमने 2 लोगों को पढ़ा, बस 2 लोगों की, आप बुक्स कोई भी उठाएंगे तो और मिलेगी, लेकिन समझने के लिए। तो एक हमने टोरेंस को ही पढ़ा, दूसरा J.P. गिलफोर्ड को पढ़ा हमने।
और इसके बाद हमने क्रिएटिविटी को बढ़ाने की एक तरीके पढ़े हैं, जिसमें से हमने पढ़ा एक मेथड पढ़ा, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने विशेषताएं देखी कि एक क्रिएटिव बच्चे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। और ध्यान देना कि अब ये सारी क्लास अगर हम एक साथ उठा के रखते हैं तो ये क्लास 30 से 40 मिनट की जाती है और थोड़ी उबाऊ सी हो जाती है, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में रख दिया। और जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएंगे, तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि ये छोटे छोटे क्लास, जो कि मैं बोल भी चुका हूँ कि मुझे पसंद नहीं है। आप मेरे अगर पुरानी वीडियोज़ उठा के देखेंगे तो 20-20 मिनट 30-30 मिनट की वीडियोज़ हैं, बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, सॉरी छोटे वीडियोज़ नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं सब्जेक्ट के साथ साथ मेरे दिमाग में आ रहा है कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जो एक कॉमन पेपर है सभी के लिए, ठीक है, उसकी क्लास फिर से शुरू करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें से रिसर्च, टीचिंग, एप्टीट्यूड तमाम चीज़ें पढ़नी है। और एजुकेशन वाले बच्चों को आती है, अदर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो फ्री आप कॉस्ट रहेगी। बस सपोर्ट से आपको ये करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना है। कोई कॉस्ट नहीं होगा किसी क्लास का, सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी और वही कंटेंट मिलेगा जो आप किसी भी टीचर्स की आप सब्सक्रिप्शन लेंगे या पेड कोर्स लेंगे। मैं बस इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरा नाम होता जाए, थोड़ा ग्रो कर जाऊँ। बाकी फिर देखते हैं। यहाँ तक आने के लिए ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा पाऊँ। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।